जेएनयू 2020 मैथमेटिकल फिजिक्स के हम पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। तो अपने जेएनयू 2020 में टोटल क्वेश्चन आए थे 6 और अपने को पता है एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल 24 मार्क्स का मैथमेटिकल फिजिक्स आएगा। तो आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल फिजिक्स। और आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आज जो जेएनयू 2020 में क्वेश्चन आए थे वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि भाई इस कॉन्सेप्ट पर और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइस बने रहे वीडियो के एंड तक। चलो हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस डिफाइंड बाय x/y³ z² 4 एट -1 -1 2। अपने को ये पॉइंट दे रखा है, ये सरफेस दे रखा है और अपने से पूछ क्या रहा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछ रहा है अपने से। तो हम क्या करेंगे, सरफेस को लिख लेते हैं, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इसमें क्या करेंगे, सरफेस को मान लेते हैं फाई x/y³ z² -4 और अपने को पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है -1 -1 और 2 और अपने को फाइंड क्या करना है, जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है हम वो लिख लेते हैं, यूनिट नॉर्मल। मतलब अपने को एक नॉर्मल निकालना है और उसका यूनिट वेक्टर अपने को फाइंड करना है। अब हमें पता है ये सरफेस क्या है, इसका क्वांटिटी और अपने को पता है अगर हम किसी सरफेस का ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो ग्रेडियंट क्या आता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आता है, तो वो होता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर अपने को वो नॉर्मल फाइंड करना है और वो नॉर्मल फाइंड करने के बाद हम उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे निकालते हैं, आई कैप लेते हैं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो हम क्या करेंगे, आई कैप, अब इस फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, आई कैप y³। ऐसे क्वेश्चन जैश जैम CU DU सब में नो सेम मैथमेटिकल फिजिक्स के फिक्स है क्वेश्चन, ये सब तो रिपीटेड होते ही रहते हैं। और फिर हम करेंगे जे कैप का, फाई का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x 3y² z² प्लस k कैप, फाई का z के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x y³ और 2z। ये अपना आ गया। अपने को पॉइंट क्या दे रखा है, -1 -1 और 2 अपने को पॉइंट दे रखा है। तो हम x y z का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा, y का वैल्यू पुट करेंगे -1 तो और z का 2, ये आ जाएगा 4i का, ये क्या आ जाएगा x का -1 3, ये पॉजिटिव ये कितना आ जाएगा -12 जे का, और ये कितना आ जाएगा x, ये दोनों पॉजिटिव की वजह से, और ये आ जाएगा x नेगेटिव 4 k का। अपना ये आंसर है, ये आएगा नेगेटिव, बिकॉज y क्या है, क्यूब है तो -1 का क्यूब क्या आएगा, नेगेटिव, तो अपना आएगा नॉर्मल वेक्टर आ गया। तो हम लिख लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आ गया, इसको हम नॉर्मल वेक्टर मान लेते हैं, नहीं तो लिख लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई अपना। और अपने को पता है ग्रेडियंट ऑफ फाई का डायरेक्शन क्या आता है, सरफेस के, अगर ये कोई सरफेस अपना तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आएगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, ये होगा ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब क्या करेंगे, अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर को, तो हम इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। तो इस ए वेक्टर का यूनिट कैसे निकालते हैं, ए कैप ए वेक्टर और एक अपॉन ए का मोड। तो ए वेक्टर क्या आएगा, -4i कैप 12 जे कैप प्लस 4 k कैप, और इसका मोड कितना आएगा, 16 1 4 4 और 16, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, इधर करते हैं, ए कैप कितना आएगा, -4i कैप -12 जे कैप 4 k कैप, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 176, और 176 को हम क्या लिखेंगे,
माइनस का 4 आई कैप माइनस का 12 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसको हम लिखते हैं 11 मल्टीप्लाई 16, तो ये 176 आता है। अब 16 का अंडर रूट कितना आता है, माइनस का 4 12 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो ये आ जाएगा बाहर 4 और अंडर रूट 11। 4 से इन सबको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का आई कैप 3 जे कैप प्लस के कैप अंडर रूट 11। और भी क्या लिख सकते हैं इसको, ये अपना आंसर आ गया एक है। अब ऑप्शन मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये आया अपना आंसर, तो ऑप्शन मैच हो रहा है, जिसमें अंडर रूट 11 आ जाए वो ऑप्शन मैच हो रहा है। इसमें क्या होगा, इसको हम क्या, अगर इनमें इस पूरी टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अपना कितना आएगा, -1/√11 और ये आ जाएगा अपने पास आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का के कैप। यहाँ दोनों से नेगेटिव बाहर आ जाएगा और इससे नेगेटिव लग जाएगा, तो ऑल ओवर अपना आंसर कितना आया, ये इसका आंसर आया इस क्वेश्चन का, तो अपना आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा। हमने क्या किया, बस ओनली फॉर सरफेस दे रखा था, उसका ग्रेडियंट निकाला, और अपने को पता है ग्रेडियंट क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उस परपेंडिकुलर आया अपने पास, ये आया। इसका हमें बस यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए का मोड वो किया और इस पूरे यूनिट वेक्टर को सिंप्लीफाई किया, तो अपना आंसर आया बी आया। तो इसमें और क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगर सीधा अपने को ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल पूछता तो ग्रेडियंट ऑफ फाइव निकाल दे, पॉइंट रखते हैं तो अपने पास सीधा नॉर्मल वेक्टर आ जाता है, बट यहाँ यूनिटी पूछा है तो हमने यूनिट निकाल दिया। तो बस ये है अपना आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से अपने को देखा x इक्वल्स टू √-1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू x, अपने को इसका वैल्यू फाइंड करना है। x क्या देखा है अपने को, -1, और अपने को पता है अंडर रूट के अंदर -1 आइटा के इक्वल आता है। फाइंड क्या करना है अपने को, x टू x मतलब आइटा और 2 की पावर आइटा, इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है कितना आएगा। तो ये है कॉम्प्लेक्स का। तो अपने को ये पता है कि अगर ऐसे सेम संख्या ऊपर नीचे हो उसके पावर में, तो उनके लिए क्या करेंगे, लॉग का यूज लेंगे, तो हम इसको z इक्वल मान लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 आइटा। अब दोनों तरफ ln लेते हैं, ln z इक्वल्स टू ln आइटा 2 की पावर आइटा। और अब अपने को पता है ln में कोई नंबर उसके ऊपर पावर है तो उसके बाहर आ जाएगा, ln के बाहर आ जाता है, तो 2 आइटा ln आइटा और इधर क्या हो जाएगा ln z हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 2 आइटा, अब ln, अब इस आइटा z क्या है, यहाँ आइटा है, तो z का मोड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट का 1, तो √1 इसका मतलब 1 इसका मोड आ जाएगा। इसका फाई कितना आएगा, tan इनवर्स, इसको कैसे लिख सकते हैं 0 प्लस आइटा, तो y वाला इमेजिनरी पार्ट यहाँ 1 है और रियल पार्ट 0 है, तो मतलब इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना आएगा, π/2 आएगा, तो फाई का वैल्यू आया। तो हम इसको r और थीटा की फॉर्म में लिख देंगे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आएगा 1 e की पावर कोई z है उसको r और थीटा की फॉर्म में कैसे, r e की पावर आइटा थीटा, जो r क्या है z का मोड होता है, हमने इन सब का यूज लिया है इसके अंदर। तो क्या करेंगे 1 आ गया इसका r और e की पावर आइटा लगाएंगे और इसका इसका एंगल कितना है π/2। अब क्या करेंगे ln की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ln mn क्या होता है, वैसे भी ये लगाने से क्या है फायदा, यहाँ 1 है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 आइटा। अब ln और e आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आइटा π/2 बचेगा, और अपने को पता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आइटा का स्क्वायर कितना होता है -π हो जाएगा। ये हो गया ln z के इक्वल, तो z किसके इक्वल है e की पावर -π की।
तो ये था अपना इस क्वेश्चन का आंसर, e की पावर माइनस का पाई। तो इसका आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन आएगा। हमने क्या किया, अपने को x दे रखा था अंडर रूट माइनस वन दे रखा था, अपने को ये वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है x अंडर रूट माइनस वन क्या होता है, आइटा होता है। देन अपने को फाइंड क्या करना है, आइटा की पावर 2 आइटा। हमने क्या किया, अगर कोई नंबर है और उसके ऊपर सेम वो ही नंबर है तो हम क्या करेंगे, ln का यूज करेंगे। ln का यूज करने के बाद हम बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ln है और अपने को पता है आइटा z होता है उसका r पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, z e की पावर आइटा थीटा। r क्या होता है, z का मोड होता है। और ये सब हमने सिंप्लीफाई किया था अपने z की वैल्यू कितनी है, e की पावर माइनस फाइव। z हमने क्या माना था, आइटा की पावर 2 आइटा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, e की पावर माइनस फाइव के बराबर। ये उसका आंसर। वैसे से और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता था, सिर्फ ओनली फॉर ये बदल सकता था, आइटा बदल सकता था, जैसे आइटा की पावर आइटा दे सकता था। तो एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। और क्या पूछ सकता था, कोई भी यहाँ जैसे 1 प्लस रूट 3 आइटा की पावर आइटा दे सकता था। बस और क्या पूछ सकता था इस क्वेश्चन में, सेम अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछना होता तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता था। तो हमने एक क्वेश्चन से क्या बना लिया कि एक क्वेश्चन हमने ये दिया था, ऐसे भी आ सकता था एक क्वेश्चन, ऐसे भी आ सकता था। और तो इसका कोई फॉर्म ही नहीं है। अपना थर्ड क्वेश्चन, ये भी जेएनयू 2020 में आया। ये किसका है, वेक्टर कैलकुलस का है क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि सपोज देयर इज ए वेक्टर बी, अपने को वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है। कैलकुलेट क्या करना है आपको, कर लो b डॉट da 4 गिवन स्क्वायर सरफेस। ये अपने को स्क्वायर सरफेस क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर इन फॉलोइंग फिगर, अपने को ये फिगर दे रखा है। देन द da इज एलिमेंट्री सरफेस एरिया विद डायरेक्शन अलोंग प्लस एक्सिस। मतलब ये अपने को da क्या है, एक एलिमेंट्री सरफेस है और उसका एरिया खुद के उसमें दिया है प्लस एक्स एक्सिस है। तो da का डायरेक्शन क्या है अपने पास, प्लस एक्स डैश। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, लिखते हैं हम, फाइंड क्या करना है अपने को, कर्ल ऑफ बी डॉट डी। ये अपने को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, कर्ल ऑफ बी निकालते हैं पहले। तो कर्ल ऑफ बी क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, क्या करेंगे, डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड। और ये 0 है, ये 4 yz और ये कितना है अपने पास 3x y प्लस 2z स्क्वायर। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप वाले इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 3x और ये 0 और इसका करेंगे तो माइनस का 4y और माइनस का j कैप। इस कॉलम इस रो को छोड़ेंगे तो इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y और इसका k कैप का 0 हो जाएगा, k कैप वाली टर्म रहेगी नहीं। तो अपने पास और इसका आंसर क्या आएगा, तो इस कर लो y का माइनस का 3y j का, ये आ गया, कर लो b आ गया। अब क्या करेंगे, इतना आ गया, हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। d अपने को पता है क्या है, अब ये z और y में है तो इसका d, इसका एलिमेंट्री एरिया क्या होगा, इसका dA इक्वल्स टू dy dz और इसके डायरेक्शन x है। और इस y और z में x का वैल्यू 0 है। इस सरफेस के लिए x का वैल्यू 0 होगा क्योंकि z और y में है, यहाँ x का कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, बस इसका डायरेक्शन, क्योंकि आपने को बताया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इसका डायरेक्शन। तो y और z में है तो y और z को छोड़ के बचा क्या है, x का, तो इसका डायरेक्शन x का पाया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। कर्ल ऑफ b अपना ये आ गया, तो हम कर्ल ऑफ b को यहाँ ले लेते हैं। कर्ल ऑफ b अपने पास कितना आया, आई कैप 3x माइनस का 4y माइनस का 3y
जे कैप अपना इतना है। अब हम क्या करेंगे, कर्ल हो गया अपना इतना आ गया। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो कर्ल ऑफ बी डॉट डी फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ बी का वैल्यू रखते हैं यहाँ आई कैप 3x 4y माइनस का 3y जे कैप। और डी का डायरेक्शन क्या है, डी का है dy dz और आई कैप, तो प्लस x का मतलब आई कैप। तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अपने यहाँ आएगा 3x माइनस का 4y और ये आएगा dy और dz। अब dy और dz में क्या होगा, x का वैल्यू 0 है, बिकॉज ये स्क्वायर फिगर है वो ओनली फॉर z और y में है, तो यहाँ x का वैल्यू 0 है। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 4y dy और dz। अब dy और dz दे रखा है, यहाँ क्लोज सरफेस भी आएगा। अब y और z कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, y भी 0 से 1 तक वेरी कर रहा है और z भी 0 से 1, तो लिमिट लगा देंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा। दोनों को सेपरेटली अलग अलग कर लिया ना dx और dy में, तो क्या होगा, पहले z की लिमिट रखेंगे तो 0 से 1 और ये भी 0 से 1 माइनस का 4y dy और dz। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आएगा अपने पास 4y का करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लोअर लिमिट 0 to 1 और z 0 to 1। इन दोनों की लिमिट पुट करेंगे इनमें तो अपने पास क्या आएगा, माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर आएगा अपने पास माइनस का 2, माइनस का 2 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा -2। हमने क्या किया, ओनली फॉर अपने जो फाइंड करना था उसको लिखा। फाइंड में क्या था, कर्ल ऑफ बी निकालना है, बी का दे रखा है तो कर्ल ऑफ बी निकाला, उसका वैल्यू कितना आया था अपने पास, कर्ल ऑफ बी का ये आया। अब डी क्या है, खुद क्वेश्चन में दिया, डी इज एलिमेंट्री सरफेस एरिया विद डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है। तो हम लिख लिया इस फिगर का एरिया क्या होगा, dy और dz, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, प्लस y और z को छोड़ेंगे तो बचेगी वो डायरेक्शन, इसका बची हुई डायरेक्शन इसका सरफेस का डायरेक्शन हो जाएगी। तो आई कैप, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ये आया। अब y और z कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 0 से 1 इंटीग्रेशन किया और लिमिट पुट किया और अपना आंसर आया -2। तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। ये है अपना फोर्थ क्वेश्चन आज का। तो इसमें क्या हो रहा है, अपने को लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos स्क्वायर टी अपने को फाइंड करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos स्क्वायर टी, तो अपने को पता है cos स्क्वायर टी वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2t अपॉन 2। अपने को बस ये फॉर्मूला अगर आता है तो हम आराम से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने को इसका फाइंड करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ l लगा देंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे और इधर भी कर देंगे l 1 प्लस cos ऑफ 2t अपॉन 2। अब सेपरेटली कर देते हैं l 1/2 बाहर ले लेते हैं दोनों में से, और ये 1 और ये l cos ऑफ 2t, ये हुआ अपना। इसमें क्या करेंगे, 1/2 अपने को पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 का कितना आता है। अब देखो ये हम यूज करेंगे l ऑफ cos ऑफ 80, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 का क्या आता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 का क्या आता है 1 अपॉन s, और ये होता है अपना इस, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप कोई सा भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो l f ऑफ t क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस s t f ऑफ t dt, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम यूज क्या करेंगे, इसका करेंगे और इसका करेंगे। तो इसका क्या होगा 1 अपॉन s और इसका प्लस,
इसमें कोफिशिएंट क्या है, ए की जगह 2 आ जाएगा तो एस आ जाएगा और इधर एस स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट का स्क्वायर तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ऑल और इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। बस आपको क्या याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, ओनली फॉर इस क्वेश्चन के लिए तो आपको cos ऑफ 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है और 1 का याद रखना है और आपको बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करनी है, बस 2-3 चीजें याद करनी है, ये आराम से सोल्व हो जाएगा। cos स्क्वायर t को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2t/2, दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे 1 और cos ऑफ 2t का, और तो ये अपना आंसर आ जाएगा। और सिंपली अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप सारे निकाल सकते हो, L ऑफ f ऑफ t, अगर आप 1 f ऑफ t का वैल्यू इधर 1 है तो यहाँ 1 पुट करके निकालो, सेम हो जाएगा। जैसे हम कर भी लेते हैं, अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर 1 का निकालते हैं तो 1 के क्या आएगा, L ऑफ 1 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, और f ऑफ t का वैल्यू कितना है 1 है तो ये dt हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर माइनस एस ऑफ t और इसका माइनस एस से डिवाइड हो जाएगा और 0 से इन्फिनिटी, इसकी ये लोअर लिमिट ये हायर लिमिट पुट करते हैं माइनस 1/s, e की पावर t की जगह अनंत रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा माइनस 1 माइनस, और e की पावर माइनस एस डॉट 0, e की पावर 0 क्या होता है तो माइनस 1/s 0 माइनस 1, इसका वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा। तो ऑलरेडी इसका आंसर कितना है 1/s है, तो इसलिए 1 क्या होता है 1/s होता है। ऐसे ही इसी फॉर्मूले में f ऑफ t का वैल्यू अलग आता जाएगा और अपना सबका, अगर cos ऑफ 80 रखेंगे तो ये आएगा, sin t का क्या होता है L ऑफ sin 80 का क्या होता है ये आ जाता है, और s स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आता है। तो ओनली फॉर आपको अगर ये फॉर्मूला आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का तो ऑलमोस्ट आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, बट इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, ये तो समझाने के लिए था कि भाई 1 का कैसे आता है। इस क्वेश्चन में आपको cos स्क्वायर t रखना है और cos स्क्वायर t का फॉर्मूला लगाना है और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है दोनों तरफ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा अपना बी ऑप्शन आएगा। अब ये अपना आज का 5th क्वेश्चन, इसमें क्या देखना है आइगन वैल्यू ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अपने को एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसका हमें आइगन वैल्यू फाइंड करना है, इनमें से कौन सा आइगन वैल्यू होगा ये अपने ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को लिखते हैं पहले। तो मैट्रिक्स क्या दे रखी है बी, इसके अंदर हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे क्योंकि इतना बड़ा करने में बहुत टाइम लगता है। 3 की मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू फाइंड करने में टाइम लगता है, लेकिन अब हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे आपको कि ओनली फॉर 40 से 50 सेकंड में हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो पहले हम b को लिखते हैं 1/6 1 2 2 2 1 -2 2 2 1। अब अपने को पता है मैट्रिक्स में अगर कोई एलिमेंट इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये सबके सारे एलिमेंट्स के पास जाएगा। तो इसका 1/6 2 2 सॉरी यहाँ आएगा 1/6 2/6 2/6 2/6 1/6 माइनस का 2/6 और 2/6 माइनस का 2/6 और ये आ जाएगा अपने पास 1/6। अपना इस 1/6 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने को पता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल आता है, एडिशन सम ऑफ आइगन वैल्यू, इसके इक्वल आता है ना ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब बोलोगे भाई ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना आएगा अपने पास 1/6 कितना है, इसको करेंगे तो 3/6 मतलब 1/2, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 1/2। अब ऑप्शन से हम मैच करेंगे कि कौन से ये सारे आइगन वैल्यू है, इन सब का एडिशन अगर किसी का 1/2 के इक्वल आ रहा है तो वो अपना आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या किया, कितना आ रहा है
-4 आ रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता। सेकंड में 3/2 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सी में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। फाइनल में मतलब जो डी ऑप्शन में क्या आ रहा है, 1/2 से 1/2, तो मतलब 1/2 आ रहा है, मतलब अपना डी ऑप्शन होगा। इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या होंगे, डी होंगे। तो ये था शॉर्ट ट्रिक। इसमें क्या है, बस हमने क्या किया, बी को लिखा। इस अपने को पता है मैट्रिक्स में अगर कोई एलिमेंट बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो वो अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो वो किया। और अपने को पता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल होता है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाला, कितना आया, 1/2 आया। और हम ऑप्शन से मैच करेंगे कि कौन से आइगन वैल्यू का एडिशन 1/2 आ रहा है, तो वही ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, डी वाला। ये किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो किसके इक्वल है, 1/2। ये है टाइम बचाने का तरीका, क्योंकि इतने अगर 3x3 की मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यू फाइंड करते a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट 0 करके, तो आई थिंक 5 या 6 मिनट तो लग ही जाती। और ये कितने टाइम हुआ, 40 से 50 सेकंड में। तो अपने को एग्जाम में टाइम बचाना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन खूब आते हैं और अपने को टाइम कम मिलता है। तो इसका था बस आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। ये हर एग्जाम में अपने को पता है मैट्रिक्स के क्वेश्चन आएंगे, आइगन वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं, और ऑलमोस्ट आइगन वैल्यू वाले क्वेश्चन है ना, इससे सोल्व हो ही जाते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू की। गाइस ये है अपना आज का 6th क्वेश्चन। इसमें बोल क्या है, ये भी किससे, वेक्टर कैलकुलस से, वेक्टर से। इसमें क्या है, डिटरमिनेंट, और अपने को इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। ए क्या है, आर वेक्टर अपॉन आर की पावर n, n इज ग्रेटर देन 0, एंड अपने को आर का आर ही है यूनिट, जो अपना वेक्टर होता है वो है आर एक्स आई कैप प्लस पोजीशन वेक्टर है आर, वो है एक्स आई कैप वाई जे का प्लस जेड के का। ये अपने ऑप्शन है। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या है, कर वो डाइवर्जेंस आर वेक्टर अपॉन आर की पावर n, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, किसका इक्वल आएगा। तो ये क्या है, ए वेक्टर आर वेक्टर अपॉन आर एन। अब आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर का मोड, तो आर वेक्टर अपॉन आर। तो आर वेक्टर क्या लिख सकते हैं, आर, आर का कैप आर की पावर n, तो ये हो जाएगा आर कैप और आर की पावर n माइनस। ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये टर्म काम आएगा, ए वेक्टर क्या, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, इससे आर आर कैप की। अब हम क्या करेंगे, अपने को पता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर किसके इक्वल आता है, जो नॉर्मली अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/h1 डेल अपॉन डेल a1, और ये हो जाएगा a1 h2 h3 a2 h3 h1 प्लस डेल अपॉन डेल a3, और हो जाएगा a3 और h1 और h2। ये अपने को फॉर्मूला है, ये अपने को याद होना चाहिए। डाइवर्जेंस का जनरल फॉर्मूला है, इससे ही सारे फॉर्मूले आते हैं, कार्टेशियन का भी इससे आता है, स्फेरिकल का भी और सिलेंड्रिकल का भी इसी से आता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ h1 h2 क्या होता है, h1 ये क्या है, कौन से स्फेरिकल में देखा है तो h1 1 होता है, h2 क्या होता है, r होता है, h3 क्या होता है, r sin थीटा होता है। और अपने को बस a1 का दे रखा है, a1 r कैप वाला दे रखा है, तो हम इसमें पुट करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ a क्या है अपना, r कैप अपॉन r की पावर n इक्वल्स टू 1 अपॉन h1 h2 h3, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा r स्क्वायर साइन थीटा और डेल y। यहाँ a1 a2 a3 क्या है, यहाँ a1 है r, a2 है थीटा और a3 है a r थीटा फाइन, ये है वेरिएबल, तो इसमें r आएगा। अब a वेक्टर ओनली फॉर r कप में दे रखा है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी
थीटा और फाई वाला 0 हो जाएगा। तो 1/r। a1 का वैल्यू क्या है? a1 का वैल्यू है अपने पास r(n-1) और s2 क्या है अपने पास r और r sin थीटा। ये है अपने पास h1, s2 और s3। a1, a2, a3 क्या है? वेरिएबल है। तो हम इसको अब यहाँ सोल्व करते हैं। ये सब हमने देख लिया, बस अपना इसको सोल्व करना है। तो क्या आएगा? r वेक्टर अपॉन r की पावर n, ये किसके इक्वल आएगा? r। अब ये ओनली फॉर r से ही वो होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो sin थीटा वाला टर्म बाहर आएगा, तो 1/, और ये sin थीटा बाहर आएगा और नीचे sin थीटा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और डेल अपॉन डेल r, और ये कितना होगा? अपॉन ऊपर r स्क्वायर और नीचे r की पावर n-1। तो किसके इक्वल होगा? 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r, और हम इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो r की पावर माइनस का n+1, और ये हो जाएगा +2। तो किसके इक्वल आएगा? 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r, और ये हो जाएगा r की पावर 3 - n। ये आया, हमने बस ओनली फॉर इसको सिंप्लीफाई किया है। तो क्या होगा? 1/r स्क्वायर। अब इसका r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 3, ये बाहर आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? r की पावर 3n-1 और माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3n, और ये हो जाएगा r की पावर 2 - n, और डिवाइड में r स्क्वायर। तो एक r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा r की पावर -n। तो हम r की पावर -n को नीचे लेके आएंगे तो अपने पास आएगा r की पावर n। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आया अपने पास? r कैप और r की पावर n। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है अपना? बी ऑप्शन। तो इसका आंसर आएगा बी। हमने क्या किया था? इसको a वेक्टर माना था और इसको यूनिट वेक्टर मतलब r कैप की फॉर्म में लिखा था। फिर क्या किया था? जनरल फॉर्मूला लिखा था डाइवर्जेंस का, उसमें ओनली फॉर r कैप का टर्म है तो थीटा और फाई वाले 0 हो जाएंगे। उसके बाद अपना ये आया था, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये आया, और sin थीटा दोनों बाहर हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर अपने सिंपल डिफरेंशिएशन किया तो ऑल अपना आंसर आया 3 - n/r की पावर। ये है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है कि लेट्स टेक 3 वेक्टर a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, then find the value of x where these vector are coplanar। तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 वेक्टर दे रखा है अपने को, और दे रखा है कि वो कोप्लेनर है। देन अपने को फाइंड करना है x। इनमें से x मिसिंग है तो हमें वो फाइंड करना है। ये c वाला, c में x मिसिंग है, तो इस x की वैल्यू के लिए तीनों वेक्टर क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। तो फर्स्ट हमें कोप्लेनर का स्टेप वो प्रॉपर्टी क्या है कि भाई 3 वेक्टर है वो कोप्लेनर कब होंगे? जब a b c। अगर ये आता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दोगे। अब ये क्या होता है? इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3 इक्वल्स टू 0। a1 a2 a3 क्या है? a के कोफिशिएंट i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट b1 b2 b के और c के c1 c2 c3। अब a b c का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या होगा? इधर सॉल्व करते हैं। a1 का i कैप का कोफिशिएंट 6 4 1 1 4 2 और 7 x और 3। इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। इसका डिटरमिनेंट निकाल के हमें इस x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं 6
इस रो इस कॉलम को छोड़ा, जब हमने इसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे तो 12 माइनस का 2x माइनस का 4 क्या होगा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3 माइनस का 14 और 1 को लिया तो x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, x के टर्म्स को एक जगह और कांस्टेंट वाले को एक जगह, तो 6 माइनस का 12 माइनस का 4 और ये कितना बचेगा माइनस 11 और इधर से माइनस का 28 इक्वल्स टू माइनस का 12x उधर जाएगा और ये x इधर जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये 6 मल्टीप्लाई 12 कितना आएगा 72 माइनस 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 प्लस 44 और ये माइनस का 28 और ये कितना आएगा अपने पास, इधर 12x में से एक x गया तो 11x। आप इसको सोल्व किया तो कितना आएगा अपने पास 88 11x, तो x का वैल्यू अपने पास कितना आया 8 आया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। सेम ऐसा क्वेश्चन अपने SU 2018 में आया था, सेम ऐसा उसमें भी ऐसे ही x की जगह a दे रखा था और ये सारी ABC कुछ डिफरेंट था, बट यहाँ a था तो उस वैल्यू a की फाइंड करना था। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, अपने को कोप्लेनर की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, वो कोप्लेनर को ऐसे भी लिखते हैं, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये था अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस आज हमने JNU 2020 के सारे क्वेश्चन कर लिए मैथमेटिकल फिजिक्स के, और हमने अब तक क्या किया, SU 2018 और 2019 के भी मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन कर लिए थे, PYQs कंप्लीट कर लिए थे और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।